ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, शॉर्ट में एप्ला सिंड्रोम। अब ये एप्ला सिंड्रोम जो है वो एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है। इसमें सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं आता, ये एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है, बाकी सारे सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसका मतलब इसमें ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म होती है। किसके अगेंस्ट फॉर्म होती है वो देखते हैं अभी। सो सिस्टमिक डिसऑर्डर है, दूसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसके बाद इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस प्लस और माइनस या विद और विदाउट प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। मेन जो है प्रॉब्लम इसमें आता है ये थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। उसके जैसे बाकी सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लस इसमें हमें 3 एंटीबॉडीज़ के टाइटर एलिवेटेड दिखेंगे। ये 3 एंटीबॉडीज़ कौन सी है वो भी देखते हैं। अब इसमें होता क्या है, ऑटो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है। एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द वेरियस कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एंटी कोएगुलेशन सिस्टम। मतलब जो एंटी कोएगुलेशन सिस्टम होती है, जो कोएगुलेशन को कम करती है या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन को कम करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है। तो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो गई तो ये सारे फैक्टर्स के अगेंस्ट फॉर्म हुई तो कोएगुलेशन क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो देयर विल बी इंक्रीज्ड कोएगुलेबिलिटी एंड थ्रोम्बोसिस विच विल अफेक्ट मल्टीपल सिस्टम लाइक बोन्स, CVS, ब्रेन, किडनी एट्सेट्रा। प्लस अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होगा तो प्लेसेंटा अफेक्ट होगा। प्लेसेंटा अफेक्ट हुआ, प्लेसेंटा में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ तो क्या होगा, प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई वो कम हो जाएगा। दूसरा ट्रोफोब्लास्ट इन्वेजन वो नहीं होगा इन द प्लेसेंटा, उसकी वजह से पेशेंट को PIH डेवलप होगा। अब प्लेसेंटा ब्लड सप्लाई कम होगा तो उसकी वजह से IUGR होगा, ओलिगोहाइड्रेमिनोस। ब्लड सप्लाई कम हो रहा है उसकी वजह से इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ फीटस, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, साइज ऑफ प्लेसेंटा वो भी कम हो जाएगी विच विल लीड टू यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए। ओके, मेनली होता है ड्यू टू रिड्यूस्ड प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई, IUGR, ओलिगोहाइड्रेमिनोस, इंट्रायूट्राइन डेथ, स्टिल बर्थ एंड एबॉर्शन एंड यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। और ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन नहीं होगा, उसकी वजह से होगा PIH। मेन जो सिम्टम होगा पेशेंट का वो होगा रिपीटेड एबॉर्शन और प्रीटर्म डिलीवरी। रिपीटेड एबॉर्शन और प्रीटर्म डिलीवरी। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एप्ला, इसमें एक क्लिनिकल क्राइटेरिया है, दूसरा है लेबोरेटरी क्राइटेरिया। डायग्नोसिस के लिए एक लैब क्राइटेरिया होना चाहिए, दूसरा एक क्लिनिकल क्राइटेरिया होना चाहिए। तो एक क्लिनिकल क्राइटेरिया प्रेजेंट होना चाहिए और एक लैब क्राइटेरिया प्रेजेंट होना चाहिए। क्लिनिकल क्राइटेरिया में क्या आता है, वास्कुलर थ्रोम्बोसिस मोर देन इक्वल टू 1 thrombosis should be present, at least 1 episode of vascular thrombosis, be it arterial or venous। तो एक ये हो गया एटलीस्ट 1 वास्कुलर थ्रोम्बोसिस का एपिसोड। उसके बाद है प्रेगनेंसी मॉर्बिडिटी, उसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला है मोर देन इक्वल टू 1 फीटल लॉस आफ्टर 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल फीटस होगा वो। ओके, मोर देन इक्वल टू 1 लॉस फीटल लॉस आफ्टर 10 वीक ऑफ जेस्टेशन विच वॉज मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल फीटस। दूसरा है मोर देन इक्वल टू 3 कंसेक्यूटिव फीटल लॉस in less than 10 weeks, कि more than 3 consecutive loss before 10 weeks। और लास्ट है more than equal to 1 preterm delivery due to any complication like severe PIH और uteroplacental insufficiency। तो ये पहले क्लिनिकल क्राइटेरिया होगा। पहला एक एटलीस्ट 1 थ्रोम्बोसिस एपिसोड, उसके बाद है प्रेगनेंसी मॉर्बिडिटी, उसमें 3 चीज़ें आती है, एटलीस्ट 1 फीटल लॉस बियॉन्ड 10 वीक्स, फिर एटलीस्ट 3 फीटल लॉस बिफोर 10 वीक्स, और लास्ट है वो एटलीस्ट 1 प्रीटर्म डिलीवरी ड्यू टू एनी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन लाइक सीवियर पीरियक्लेम्शिया और प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। तो ये क्लिनिकल क्राइटेरिया। अब लेबोरेटरी क्राइटेरिया में जो पहले बताए थे 3 एंटीबॉडी के टाइटर एलिवेटेड होंगे, वो 3 एंटीबॉडी कौन सी है, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंटीबॉडी, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी IgG और IgM, फिर एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडी। तो ये 3 एंटीबॉडी हो गई। इन तीनों में से कोई एक की प्रेजेंस होनी चाहिए ऑन 2 ओकेशंस, ऑन 2 ओकेशंस, 2 और मोर ओकेशन एटलीस्ट 12 वीक्स अपार्ट। तो ये लेबोरेटरी क्राइटेरिया। कौन सी एंटीबॉडीज़ है, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंटीबॉडी, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, एंड लास्ट है एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडीज़। तो ये 3 में से कोई एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए ऑन 2 और मोर ओकेशन एटलीस्ट 12 वीक्स अपार्ट। तो ये क्लिनिकल एंड लैब क्राइटेरिया
एक लैब क्राइटेरिया होना चाहिए और प्लस एक क्लिनिकल क्राइटेरिया, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए एक एक। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, इसका नाम है सेपोरो क्राइटेरिया। अब एप्ला सिंड्रोम में एपीडीटी वो प्रोलॉन्ग होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो नॉर्मल होगा। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एप्ला सिंड्रोम। उसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में दो ही ड्रग्स है, पहली है एस्पिरिन और दूसरी है हिपेरिन। हिपेरिन में भी लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन इज प्रेफर्ड ओवर अनफ्रैक्शन हिपेरिन। एस्पिरिन स्टार्ट करता है एज सुन एज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव। हिपेरिन कब स्टार्ट करेंगे, जब कंफर्म हो कि प्रेगनेंसी है वो इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, तब हम हिपेरिन स्टार्ट करेंगे। लेकिन एस्पिरिन ही मेन ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर मैनेजमेंट ऑफ एप्ला इन प्रेगनेंसी। लेकिन अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल हो, उसमें अगर एप्ला ट्रीट करना हो तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज हिपेरिन। ओके, एस्पिरिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एप्ला मैनेजमेंट इन प्रेगनेंसी। हिपेरिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एप्ला मैनेजमेंट ओवरऑल। ये स्टार्ट कर दिया हमने दोनों में से कोई भी एक ड्रग। इट इज़ कंटिन्यूड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड शुड बी स्टॉप्ड 4 to 5 days बिफोर लेबर। तो ये है एस्पिरिन एंड हिपेरिन। एस्पिरिन का डोज कितना होगा, वो लो डोज होता है विच इज़ 50 to 100 mg या फिर एवरेज 80 mg डोज एस्पिरिन। वॉरफेरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्योंकि वो प्लेसेंटा क्रॉस करता है और विटामिन के की एक्टिविटी लिमिट कर देता है। वॉरफेरिन और विटामिन के एक दूसरे से ऑपोजिट काम करता है, तो वॉरफेरिन विटामिन की एक्टिविटी को कम कर देता है, तो उसकी वजह से ऑस्टियोकैल्सिन उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, जो बोन ऑन कार्टिलेज डिफॉर्मिटी कॉज करता है। तो इसकी वजह से वॉरफेरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये था पूरा एप्ला सिंड्रोम के बारे में। हमने उसकी डेफिनेशन देखी पहले। ये एक सिस्टमिक डिसऑर्डर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन में, वास्कुलर थ्रोम्बोसिस। इट कैन बी एसोसिएटेड और विथ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। इसमें 3 एंटीबॉडीज एलिवेटेड होती है। 3 एंटीबॉडीज मैंने बता दी। प्लेसेंटा अफेक्ट होता है, प्लेसेंटा ब्लड सप्लाई कम होता है, उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं। PIH क्यों होता है वो भी बताया। साइज ऑफ प्लेसेंटा कम हो जाता है। उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखे, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी क्राइटेरिया, देन मैनेजमेंट, एस्पिरिन एंड हिपेरिन। थैंक यू।